नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी बातों पर डिटेल में चर्चा कर ली थी, लेकिन सिर्फ हमारी थ्योरीज रह गई थी, जिसको कि मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं थ्योरीज की जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे उन पर एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम मूव ऑन करेंगे। मेनली हम तीन तरह की थ्योरीज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। जो पहली थ्योरीज है वो कहलाती है नेटिविस्ट थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी जिसमें कि मेनली हम जो न्योम चॉम्स्की है इनकी थ्योरी को कवर करेंगे। ये माने जाते हैं नेटिविस्ट से। ठीक है, उसके बाद जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो होगी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, जिसमें कि हम स्किनर और बंडूरा इन दोनों को अभी कवर करेंगे डिटेल में। और उसके बाद जो तीसरी थ्योरीज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो कहलाती है इंटरेक्शनलिस्ट। इंटरेक्शनलिस्ट थ्योरी, इसमें मेनली हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे और ब्रूनर की। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। मेनली 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर ही हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और उसी के साथ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेटिविस्ट थ्योरी है उसके बारे में। जो नेटिविस्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। जो इसमें जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो है न्यूम चॉम्स्की की थ्योरी। ये बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, मतलब कि मेनली जो इनकी फील्ड थी वो भाषा से संबंधित थी, कि भाषा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा ये एक बहुत बड़े मतलब पॉलिटिकल फिगर भी रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें न्यूम चॉम्स्की के बारे में, तो इनको मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट कहा जाता है। इनकी जो थ्योरी है ये काफी अलग थ्योरी है बाकी लोगों से। बिहेवियरिस्ट जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से इंटरेक्शनिस्ट बात करते हैं, उनसे काफी अलग थ्योरी मानी जाती है। और कुछ लोग जो हैं वो इनकी थ्योरी को बेस बनाकर बाकी बातें कहते हैं, और कुछ है जो इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। मेनली हम बात करें इनकी थ्योरीज की, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझना है वो मेनली तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इनके द्वारा दिए गए थे। एक था एलएडी का कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था वो था यूजी। यूजी यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। और एक लास्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है उसको जीजी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको टी जी जी भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल जनरेटिव ग्रामर। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इनके द्वारा दिए गए थे लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, और तीनों को हमें समझना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली इन तीन पर ही बात की जाती है। एक करके बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो नोम चॉम्स्की थे वो उनका ये कहना था कि जो बच्चा होता है ना उसमें लैंग्वेज को एक्वायर करने की एबिलिटी इनेट होती है। इनेट मतलब जन्मजात होती है। इनेट एबिलिटी होती है एक बच्चे में लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की एक इनेट एबिलिटी होती है, बायोलॉजिकली होती है, ये इनका कहना था।
ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को हम कुछ पहले से सिखा रहे होते हैं तभी वो लैंग्वेज सीखता है। इनका कहना था कि नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही वो ये एबिलिटीज लेकर के आता है कि जो भाषा है उसको वो सीख सके, क्योंकि आप देखिए भाषा एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो चोम्स्की का ये मानना है कि बच्चा जन्म से ही भाषा को सीखने की एबिलिटी लेकर के आता है, जिसको कि वो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उनका कहना है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो इस तरीके से वायर्ड होता है, इस तरीके से कोडेड होता है कि उसमें एक एबिलिटी पहले से होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो यही है कि बच्चे में एक इनेट एबिलिटी, जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीख पाने की, और इसीलिए एक बच्चा लैंग्वेज सीख पाता है। ये कहना था न्योम चोम्स्की का। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, कंसेप्ट जो अगला है वो समझते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो क्या है। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर, क्योंकि ये लिंग्विस्ट थे तो इन्होंने बहुत डिटेल में बात की है लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस प्रकार से लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्सल बन जाती है। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज हो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो हर एक जगह, हर एक मनुष्य में उसको सीख पाने की एबिलिटी बन जाती है, ठीक है। ये कहना था चोम्स्की का कि कोई भी भाषा होती है उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से बना होता है कि मनुष्य उसको सीख पाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो एलईडी हमने देखा, जिसमें कि वो कहते हैं कि एबिलिटी तो पहले से होती है मनुष्य में लैंग्वेज को एक्वायर करने की, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो भी एक यूनिवर्सल ग्रामर को फॉलो करती है। मतलब कि इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं चाहे वो कहीं की भी हो, उनमें एक ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि काफी हद तक कॉमन होता है सभी भाषाओं में, और इस वजह से आप देखेंगे कि जो मनुष्य होता है वो उस भाषा को सीख पाता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का यही कंसेप्ट था कि ऐसी भाषा, सभी लैंग्वेज में जो भाषा होती है वो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर लेकर के एग्जिस्ट करती है, और इस वजह से क्योंकि मनुष्य के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो कि जन्मजात है, और वो मनुष्य इस भाषा को सीख पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप और हम जनरली हिंदी और इंग्लिश इन दो भाषाओं को अच्छे से समझते हैं, तो मैं इन्हीं दो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा यूनिवर्सल ग्रामर के कंसेप्ट को। अगर आप कोई तीसरी भाषा भी जानते हैं तो आप उस पर विचार करिएगा। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, इससे वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जो सिंटेक्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स के बारे में जैसे कि मैंने कल बात की थी, सिंटेक्स मीन्स जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सिंटेक्स। तो किसी भी भाषा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आप देखें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो काफी हद तक सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हिंदी या इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनाए जाते हैं तो वहां पे एक ये पैटर्न देखा जाता है कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, है ना, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब में चेंजेस आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के कारण कई बार। इसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट यानी कि जो थर्ड चीज है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है और ये हिंदी लैंग्वेज में भी होती है। तो एक तरीके इससे आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, कोई भी बच्चा, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है जो शुरू से इंग्लिश भाषा बोलने वाली परिवार में पैदा हुआ है या हिंदी भाषा बोलने वाले परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको एक सेम पैटर्न देखने को मिलेगा लैंग्वेज को लेकर के, जो कि एक तरीके से क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है। और क्योंकि उस बच्चे में ये एबिलिटी पहले से है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो एबिलिटी बच्चे में पहले से है, बच्चा इस पैटर्न को पहचानेगा, समझेगा और उस लैंग्वेज को बोलना सीख पाएगा। ये विचार था चोम्स्की का, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं और एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इनके द्वारा दिया गया था उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है जनरेटिव ग्रामर, जिसको कि कई बार ट्रांजिशनल जनरेटिव ग्रामर भी कह दिया जाता है। तो अगर कहीं भी आपको ये दोनों शब्द दिख जाए, ट्रांजिशनल या जनरेटिव सिर्फ, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरेटिव ग्रामर ही लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों एक ही बात है, जनरेटिव ग्रामर।
अब जनरेटिव ग्रामर को अगर मुझे समझाना है तो मैं आपको एक आज के समय में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग चल रहा है, इसमें आजकल जनरेटिव एआई की बात की जाती है। जनरेटिव एआई मतलब ऐसा एआई, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? आप जो भी उससे पूछ रहे हैं वो आंसर्स जनरेट कर रहा है। आजकल जनरेटिव एआई का ही कंसेप्ट है कि आप कुछ भी कहेंगे कि भाई कोई पिक्चर मुझे चाहिए खास तरह की, वो जनरेट करके दे देगा, क्रिएट करके दे देगा। तो आजकल जो समय चल रहा है वो जनरेटिव एआई का चल रहा है। कुछ उसी प्रकार से मान लीजिए चलिए जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं चॉम्स्की। उनके अनुसार कि कोई भी भाषा हो, सब में हमें जनरेटिव ग्रामर देखने को मिलता है। और जनरेटिव ग्रामर का मतलब ये है कि किसी भी भाषा की जो ग्रामर होती है वो जनरेटिव होती है। जनरेटिव मतलब ये होता है कि भाषा का जो स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, वो इस प्रकार से बनाया गया है जिसके कारण किसी भी भाषा में हम अनगिनत वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा में हम अनगिनत वाक्य बना सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि क्या जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो जो भी बच्चा सीख रहा है भाषा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे XYZ, तो क्या उस भाषा में वाक्यों की संख्या सीमित होती है कि भाई एक 10,000 वाक्य होंगे या 50,000 वाक्य ही होंगे और इन 50,000 या 10,000 वाक्यों से ही उस बच्चे को पूरे जीवन भर काम चलाना है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस भाषा में एक जनरेटिव ग्रामर है कि बच्चे को सिर्फ सिंटेक्स समझना है, एक पैटर्न समझना है ग्रामर का, और अगर वो एक बार समझ जाए तो फिर वो अपने आप ही सिर्फ उस सिंटेक्स का इस्तेमाल करके अनगिनत वाक्य बना सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को सिर्फ इतना पता हो कि बस एक सिंपल वाक्य बनाना है, तो बस सब्जेक्ट, जो हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों का भी अगर बच्चा ध्यान रख पा रहा है तो उससे भी वो वाक्य बनाएगा। फिर बाद में और भी चीजें आ जाती हैं, डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो तो खैर धीरे धीरे बच्चा सीखता है। एक बेसिक बात मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये चीज हमें या आपको पता है तो आप इससे अनगिनत वाक्य बना सकते हैं, और ऐसे वाक्य जो कभी बोले ना गए हों। और ऐसा ही होता है जब हम किसी से बात करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ लिमिटेड सेंटेंस जो कि पहले से हमें पता हो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने विचार रखते हैं, सामने वाले व्यक्ति अपने विचार रखता है, तो वो कैसे रख पाता है? उसको एक बेसिक सिंटेक्स पता होता है, ग्राम रूल पता होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, और सिर्फ उसी के बिहाफ पे वो अपने विचारों को रखने के लिए खुद से वाक्य निर्माण करता है, और इसी को कहा जाता है जनरेटिव ग्रामर। आई होप आप समझ पाए होंगे, इससे ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। जनरेटिव ग्रामर का मतलब ही यही है कि जो ग्रामर होती है वो कुछ, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि कोई भी व्यक्ति उस सिंटेक्स को समझ के, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, वो अपने हिसाब से अनगिनत वाक्य बना सकता है। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो नियोम चॉम्स्की की बात करें, नेटिविस्ट थ्योरी की बात करें, तो इसमें यही तीन महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की जाती है, या फिर आपसे जैसे कि हमने देखा यूनिवर्सल ग्रामर की बात की जाती है, या जनरेटिव ग्रामर, इनकी बात की जाएगी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो नियोम चॉम्स्की का जो मेन कंसेप्ट था इसको लेकर के, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के, वो यही था। हालांकि ये बहुत ही कम है जो मैंने आपको बताया है, उन्होंने इसके आगे भी बहुत सारी बातें की गई हैं। उन्होंने बेसिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर पर भी बात की है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो कोई व्यक्ति या बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है तो किस प्रकार से सीखता है। खैर, हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही चीजें महत्वपूर्ण थी जो कि मैंने आपको बता दी। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट बिहेवियरिस्ट थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर की। अब जो थ्योरी है ये है बिहेवियरिस्ट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी में भी सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर की। अब आप ये देखिए कि स्किनर की थ्योरीज, इसके अलावा एक बिहेवियरल थ्योरी भी है जो कि मैं अभी आपको जब बिहेवियर वाला जो चैप्टर है वो कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि बिहेवियरिस्ट जो थ्योरीज हैं उसमें स्किनर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें कि ये बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे बच्चा अपने व्यवहार को सीखता है। व्यवहार को सीखने का एक तरीका होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब किसी से जुड़ जाना है, अपने व्यवहार को किसी स्टिमुलस से जोड़ देना। लेकिन इसके साथ साथ
वो ये कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है रेनफोर्समेंट का। किसका? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का अर्थ है पुनर्बलन, हिंदी में इसको कहते हैं पुनर्बलन। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप क्लासरूम में बच्चे को कुछ खास तरह का व्यवहार सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सिखाना चाहते हैं कि सुबह हमें समय पर स्कूल आना चाहिए, तो आप उसके लिए एक रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनर्बलन का। आप ये कह सकते हैं कि बेटा अगर तुम कल स्कूल आओगे समय पर तो उसके बदले तुम्हें कुछ अवार्ड दिया जाएगा, या शाबाशी हो सकती है, या कोई गिफ्ट, कोई चॉकलेट हो सकता है। बच्चा अगर मान के चले पहले दिन समय पर आ गया और आपने उसको चॉकलेट दे दी, तो एक तरीके से रेनफोर्समेंट कहलाती है। अब बच्चा क्या होगा? मोटिवेट होगा, अगले दिन भी टाइम पर स्कूल आएगा, क्योंकि उसको पता है मैं स्कूल टाइम पर आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ इनाम मिलेगा या चॉकलेट मिलेगी। और जब आप ये प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा समय पर आना शुरू कर देगा, उसको आदत लग जाएगी। तो बेसिकली यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जिसमें कि वो रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। लेकिन हमें वो नहीं समझना, हमें समझना है कि लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, जो इसके इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो अगर हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर भी यही कहते हैं कि भाई लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चा रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। कि अगर वो कोई भाषा बोल रहा है और उस भाषा को बोलते समय उससे उसके आस पड़ोस के लोग, माता पिता या जो भी है, अगर वो उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेनफोर्स कर रहे हैं, तो बच्चा भाषा को जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? रेनफोर्समेंट के थ्रू सीखता है, पुनर्बलन के थ्रू सीखता है। ये किसका कहना था? स्किनर का कहना था। कैसे? इसको ऐसे समझिए कि जब बच्चा भाषा को शुरू में बोल ही रहा होता है, सीख ही रहा होता है, बैबलिंग जब बच्चा करता है, बैबलिंग, तो बच्चा जब बैबलिंग करता है तो बैबलिंग कैसे करता है? पापा बोलेगा, पापा, या मामा, इस प्रकार से बोलने की कोशिश करता है, या चाचा, इस प्रकार से बोलने की कोशिश करता है। अब जब भी बच्चा इस प्रकार के शब्द बोलता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके घर में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? उसको और इनकरेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको या तो स्माइल देंगे, या उसको शाबाशी देंगे, या ताली बजाएंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं कि वो रेनफोर्समेंट देते हैं बच्चे को, पुनर्बलन देते हैं, शाबाशी देते हैं। और बच्चा जब ये देखता है कि किसी खास प्रकार के शब्द को, वाक्य को या अक्षर को बोलने पर उसको रेनफोर्समेंट दी जा रही है, तो बच्चा उसको वापस से दोहराने की कोशिश करता है। और इसी प्रक्रिया में बच्चा पापा 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 से पापा बोलना सीखता है, मामा 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 से मामा बोलना सीखता है, और इसी प्रकार से बाकी शब्द बोलना सीखता है। तो ये कहना था किसका? स्किनर का। ये थे बिहेवियरिस्ट जिन्होंने ये बात की थी। इसके अलावा इसी में एक और थ्योरी आ जाती है, वो है बंडूरा की थ्योरी, जिसको कि अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। और ये भी जो थे, ये भी बिहेवियरिस्ट ही थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, अपनी सोशल कॉग्निशन थ्योरी दी थी। हालांकि उस थ्योरी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये था कि उन्होंने बताया था कि बच्चा कैसे अपने सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है और चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इनकी सोशल कॉग्निशन थ्योरी थी। उस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया था कि इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं बंडूरा की। बंडूरा क्या कहते हैं? बंडूरा कहते हैं कि इमिटेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है भाषा को सीखने में। इमिटेशन यानी कि अनुकरण। ठीक है, अनुकरण। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा देखता है कि आपने देखा होगा ना, बच्चा कई बार उन शब्दों को, उन वाक्यों को बोलता है जो कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके सामने दोहराता है। ठीक है, तो बच्चा इसी तरीके से तो सीखता है, इमिटेशन। जैसे बच्चे को अगर हम भाषा बोलना भी सिखाते हैं तो बच्चे के सामने कोई शब्द कैसे आएगा? जब बार बार उसको दोहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को, जब बच्चा बैबलिंग करता है तो हम बच्चे को पहले बोलते भी तो है, पापा बोलो, मामा बोलो, चाचा, ये हम कहते हैं बोलो। और जब बच्चा हमें देखता है बोलते हुए, तभी वो क्या करता है? उसी शब्द को इमिटेट करता है, दोहराता है। तो कहने का मतलब ये है, बंडूरा का कहना ये था कि बच्चा इमिटेशन के थ्रू जो है वो सीखता है, अनुकरण के थ्रू सीखता है। और आप बंडूरा इस बात को साबित करने के लिए ये भी कहते हैं कि आपने देखा होगा, बच्चा केवल उसी भाषा को सीखता है जो उसके घर में बोली जाती है, ना कि किसी दूसरी भाषा को।
क्योंकि इनका कहना था कि अगर बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है या बाकी चीजें हैं तो बच्चा तो कोई दूसरी भाषा भी सीख सकता है। वो सिर्फ उसी भाषा को क्यों सीखता है जो उसके घर में बोली जाती है ना, या जो भी उसकी मदर टंग है वही क्यों बोलता है? वो इसीलिए क्योंकि वो उसके घर में बोली जाती है और बच्चा जब उसको सुनता है तो वो उसको दोहराता है, इमिटेट करता है। ठीक है, ये कहना था बंडूरा का और ये थे बिहेवियरिस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। बिहेवियरिस्ट का बस इतना ही है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है, जिसमें हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि जो ये इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच है ये क्या कहती है। इंटरेक्शनिस्ट जो थ्योरी है वो क्या कहती है? इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी बेसिकली ये कहती है, अभी जो हमने दो महत्वपूर्ण थ्योरीज की बात की, नेटिविज्म, किसकी? एक हमने नेटिविज्म की बात की जिसमें कि न्यूम चोम्स्की आते हैं, और दूसरा हमने किसकी बात की? बिहेवियरिस्ट। तो उनका कहना है उन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है इंटरेक्शनिस्ट। कैसे? नेटिविस्ट क्या कहते हैं कि बच्चे में इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की, तो जो कहते हैं वो इन्नेट एबिलिटी यानी कि जन्मजात जो एबिलिटी बच्चे में होती है वो कौन कहता है? वो नेटिविस्ट कहते हैं। वहीं बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है। कैसे? इंटरेक्शन के थ्रू। आपने देखा ना, जैसे कि स्किनर भी कहते हैं कि बच्चा रेनफोर्समेंट जब उसको कोई सामने वाला व्यक्ति करता है तभी बच्चा सीखता है। या जैसे बंडूरा कहते हैं कि इमिटेशन करता है, कोई व्यक्ति उसको कोई शब्द बोलता हुआ जब दिखता है तो उसको दोहराता है। तो कहने का मतलब है कि वो अपने आप नहीं सीख रहा, वो क्या सीख रहा है? दूसरों से सीख रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है जब सीख रहा है। तो इंटरेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा इनेट एबिलिटी के साथ साथ इंटरेक्शन भी करता है तभी लैंग्वेज को सीख पाता है। इंटरेक्शनिस्ट क्या करते हैं? इन दोनों को मिला देते हैं कि नहीं, सिर्फ नेटिविज्म काफी नहीं है या सिर्फ बिहेवियरिज्म काफी नहीं है, इन दोनों को मिलाने के बाद ही बच्चा सीख पाता है। यानी कि बच्चे में इनेट एबिलिटी भी होती है, जन्मजात क्षमता भी होती है भाषा को सीखने की, साथ के साथ बच्चे को जब अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, तब बच्चा भाषा को और अच्छे से सीखता है। तो इन दो बातों को मिला देंगे तो बन जाएगा इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी में ध्यान रखिएगा कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है कि जो लैंग्वेज होती है वो सोशली क्रिएटेड होती है, ऐसा इसमें कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी की। लेव वाइगोत्स्की, जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसको सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी या इंटरेक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। कई बार इंग्लिश में एक वर्ड आ सकता है SIT। ठीक है, SIT का मतलब हो गया सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। अब ये किसके बारे में बात करती है? ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। और इस थ्योरी का बेस क्या है, किस पर आधारित है? ध्यान हो, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी सोशल कल्चरल थ्योरी, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है डिटेल में। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने जो लेव वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी, जिसको कि सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, उस पर आधारित है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, जिसको हम SIT कहते हैं। ठीक है, तो ये सोशल इंटरेक्शन थ्योरी यही बताती है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। इसमें भी काफी हद तक यही बातें हैं जो कि सोशो कल्चरल थ्योरी में है। जैसे कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है? जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं, उनके साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो जाकर के वो भाषा सीखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चा जो होता है जब इनके साथ इंटरेक्ट करता है तो बच्चा क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, तब बच्चा भाषा को सीखता है। तो एक तरीके से सोशल इंटरेक्शन की बात वो करते हैं और वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही बच्चा भाषा सीख पाता है। कि बच्चा जो होता है उससे जो समझदार व्यक्ति, MKO का कंसेप्ट भी जिसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO, या मोर नॉलेजेबल अदर भी कहते हैं इसको, तो इनके साथ जब इंटरेक्ट करता है तभी बच्चा भाषा को सीख पाता है, अन्यथा वो नहीं सीखेगा। ये किसका कहना था? ये कहना था लेव वाइगोत्स्की का। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था
कि जो स्पीच होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसके बारे में भी बात की थी। स्पीच के बारे में बात की थी इन्होंने कि स्पीच जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और स्पीच जो होती है वो 3 तरह की इन्होंने बताई थी। स्पीच स्पीच इन्होंने 3 तरह की बताई थी। पहला इन्होंने कहा था पब्लिक स्पीच, दूसरा इन्होंने कहा था प्राइवेट स्पीच, और तीसरा इन्होंने कहा था साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, ये 3 तरह की स्पीच इन्होंने बताई थी, और कहा था कि ये जो स्पीच होती है एक तरीके से बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और एक तरीके से भाषा का विकास करती है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हाट, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो पब्लिक स्पीच में क्या होता है कि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन करता है, सामने वाले व्यक्ति से बोलता है, बात करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल कम्युनिकेशन। और जनरली आप पाएंगे कि बच्चा पब्लिक स्पीच 2 साल के एज के बाद से करना शुरू कर देता है। ये ऑडिबल होती है, सबसे बड़ी ध्यान बात है कि ऑडिबल, सुनाई देती है। एक बच्चा आपसे बात कर रहा है तो सुनाई दे रहा है ना आपको कि बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑडिबल होती है, नॉर्मल जो बातचीत होती है उसी को वो कहते हैं पब्लिक स्पीच, जो कि सोशल कम्युनिकेशन होती है और ऑडिबल होती है। प्राइवेट स्पीच जो होती है ये सेल्फ होती है, कि खुद से बच्चा बात कर रहा है। ठीक है, अपने आप से बात कर रहा है, किसी सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, ये भी ऑडिबल होती है, ये भी सुनाई देती है। कि अगर मान के चले बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, मन ही मन कुछ सोच रहा है, तो सोचते सोचते क्या करेगा, इतनी मतलब इतनी जोर जोर से सोचेगा कि सामने वाले व्यक्ति को भी सुनाई देगा। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को भी सुनाई देगा कि वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। जनरली 3 साल के बाद बच्चे में प्राइवेट स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाता है। वही बात करें साइलेंट इनर स्पीच की, तो ये भी खुद से ही बात करता है बच्चा इसमें भी, लेकिन जो वॉइस होती है वो इन ऑडिबल नहीं होती। ठीक है, नॉट ऑडिबल, सुनाई नहीं देती। जैसे कि हम और आप करते हैं नॉर्मली, जब हम अकेले में होते हैं, बैठे होते हैं कहीं शांति से, तो हम सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो एक तरीके से साइलेंट इनर स्पीच होती है। आपको लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं, आपको खुद अपनी आवाजें सुनाई देती हैं। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं ना, अकेले में बैठेगा शांत दिमाग से कभी, तो आपको खुद अपनी ही आवाज सुनाई देगी। जब आप आराम से विचार कर रहे होंगे, मतलब सारी दुनिया से अलग हट करके अपने बारे में विचार कर रहे होंगे, अपने आप से बात कर रहे होंगे, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। साइलेंट इनर स्पीच होती है, और वो बेसिकली आपका एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। तो ये सेल्फ से बात करना होता है, और ये ऑडिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये 3 तरह की स्पीच जो थी वो लेव वाइगोस्की ने दी थी। और इसमें बेसिकली यही था कि जो बच्चा होता है, क्योंकि बच्चा भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ बच्चे क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करता है, तभी बच्चा लैंग्वेज को सीख पाता है। ये था लेव वाइगोस्की का कहना। नेक्स्ट इसमें जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जेरोम ब्रूनर, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट है कॉग्निटिव इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी में। जो जेरोम ब्रूनर है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी हद तक जो एलएडी का कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था उससे सहमत हैं। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, ये काफी हद तक जो एलएडी का कंसेप्ट दिया गया था न्योम चोम्स्की के द्वारा, उससे काफी हद तक सहमत है कि हाँ बच्चे में कुछ होती है, इनेट एबिलिटी तो होती है। वो इस बात से एग्री थे, लेकिन उनका कहना था कि भाई इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बता दिया गया है। न्योम चोम्स्की के द्वारा बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया कि एलएडी ही है जो है, उसके बिना तो बच्चा भाषा सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, एलएडी है, मैं मानता हूँ इस बात को कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है बच्चे में, भाषा को सीखने की क्षमता बच्चे में होती है। वो इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ वही नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसके द्वारा बच्चा सीख पाता है, और वो कहलाता है LASS। LASS लास्ट कह लीजिए आप इसको, लास्ट तो बहुत ही खतरनाक शब्द हो गया, LASS याद कर लीजिएगा, या लास्ट ठीक है, आपको जैसा भी लगे। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। काफी बड़ा नाम है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट में हम कह देते हैं लास। ठीक है, अब बेसिकली क्या है
ये क्या है इसको समझने की कोशिश करिए कि ब्रूनर कहते हैं कि एलएडी तो है, ठीक है, एलएडी भी है होता है बच्चे में, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे में लास भी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, जिसके द्वारा बच्चा भाषा सीख पाता है। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, या आप कह लीजिए सोशल इन्वायरमेंट होता है बच्चे का, सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है और उसके बाद ही बच्चा भाषा सीख पाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें कि कौन कौन आ सकते हैं उस बच्चे के सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो, टीचर्स, पीयर्स, ये सब जो है बच्चे के सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे। और एक तरीके से जब बच्चा इनके साथ इंटरेक्ट करता है तभी बच्चा भाषा सीख पाता है। और ये सभी लोग मिलकर के बच्चे के लिए एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। इनके बिना बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है एलईडी है, लेकिन हर एलईडी के साथ साथ LASS भी है, एलईडी के साथ साथ LASS भी है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, जहां पे बच्चे की जो इनेट एबिलिटी होती है, जो बच्चे को भाषा सीखने के लिए जरूरी होती है, जो चोम्स्की का कहना था, लेकिन उसके साथ साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी बच्चे के साथ होता है आसपास। वो सपोर्ट सिस्टम टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, कोई अडल्ट्स जो उसके आसपास हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। और यही सपोर्ट सिस्टम बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक कहना था इसमें जेरोम ब्रूनर का कि एलएडी और प्लस LASS दोनों होगा तभी बच्चा लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो ये जो था ये बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी था, जिसमें कि मेनली लेव वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर ही आते हैं और उनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट भी यही है। जेरोम ब्रूनर की आप ध्यान, ब्रूनर का अगर आप बात करें तो एलएडी का तो कंसेप्ट चोम्स्की ने दे ही दिया, लेकिन आपको LASS का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वहीं वाइगोस्की की जब बात होगी तो आपको 3 टाइप्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए कि कौन सी 3 टाइप थी स्पीच की, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा गया पहले भी और उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। LASS पर भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी स्किनर की बात करें तो बस इतना ध्यान रखना है कि स्किनर रेनफोर्समेंट को पर बल देते हैं, वहीं बात करें बंडूरा की तो वो इमिटेशन पर ज्यादा बल देते हैं। बाकी चोम्स्की की जो 3 कंसेप्ट हैं, LAD और यूनिवर्सल ग्रामर और जो जनरेटिव ग्रामर की मैंने बात की थी, वो सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। मोटा मोटी कंसेप्ट अगर दिमाग में होगा तो ज्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है तो। ठीक है, इसी के साथ हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन था कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बिहेवियर या बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बात करूंगा, और धीरे धीरे हम थ्योरीज पर भी आएंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम समझ चुके हैं और डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने थे वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेन जो बिहेवियरिज्म है या बिहेवियरिस्ट थ्योरी है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।